हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1909 का अधिनियम पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग 1919 का अधिनियम को पढ़ेंगे। तो 1919 के अधिनियम पे आने से पहले एक बार हम लोग 1909 के अधिनियम को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो 1909 के अधिनियम में क्या हुआ कि मार्लो मिंटो सुधार के तहत विधान मंडलों में क्या हुआ कि चुनाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि उसमें चुनाव को सीमित रूप में देखा जा सकता था इसके पहले वाले अधिनियम में। और सेकेंड पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं तो इसमें क्या था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान मंडलों का आकार एवं इसकी शक्तियाँ को बढ़ाई गई। और थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। हालांकि अभी भी बजट पूछने का अधिकार सदस्यों को नहीं था। और चौथे पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, जिसके तहत मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन में उसको एक अलग से इसको सीटें दी गई। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स बनते थे 1909 के अधिनियम के तहत। और आज हम लोग पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम, जिसको भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले किसी चीज़ का एक पर्पस होता है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। 1919 का जो ये भारत शासन अधिनियम था, इसका एक मुख्य उद्देश्य था। ये चीज़ें हुई। फिर सेकेंड पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं कि यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा के तहत आया। तो ये मॉन्टेग्यू कौन था? तो ये मॉन्टेग्यू जो था ये भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड कौन था? तो चेम्सफोर्ड जो था ये भारत का वायसराय था। ये चीज़ें हैं। तो चेम्सफोर्ड, इसका कार्यकाल कितना रहता है? तो 1916 से लेकर के 1921 तक चेम्सफोर्ड जो है यह वायसराय रहता है। कहाँ का? तो भारत का। एक चीज़ हम लोग यह जानेंगे कि 1858 के तहत जो है बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो चेम्सफोर्ड जो था ये भारत का क्या था? वायसराय था। और इस दोनों के तहत यानी कि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ये सुधार की घोषणाओं के तहत ये सारी चीज़ें जो हुई सो ये हुई। अब है केंद्र स्तर पर जो है क्या क्या परिवर्तन हुए। तो केंद्र स्तर पर हम लोग देखेंगे कि वायसराय की कार्यकारिणी में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। और एक चीज़ और थी कि विषयों को जैसे कि केंद्र सूची एवं राज्य सूची में बांटा गया। और 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची 3 सूची में बांटा गया 1935 के अधिनियम के तहत। लेकिन 1919 के अधिनियम में 2 ही सूची, एक केंद्र सूची और एक राज्य सूची में बांटा गया। इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो एक तो हुआ राज्य परिषद, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट, और इसमें आता था उच्च सदन, जो कि वर्तमान में राज्यसभा है। अभी राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। और निम्न सदन क्या है? तो लोकसभा है। तो ये चीज़ें हुई। और दूसरा क्या था? केंद्रीय विधानसभा यानी कि काउंसिल ऑफ असेंबली, जो कि अभी क्या है वर्तमान में निम्न सदन में, इसको क्या कहा जाता है? लोकसभा। ये चीज़ें हैं। इसमें जो है सदस्य की संख्या 60 था। और इसी तरह हम लोग एक चीज़ और आगे बढ़ते हैं कि 1919 से पहले सिर्फ क्या था? तो सिर्फ एक सदन था और जिसका नाम था साम्राज्यिक विधान परिषद यानी कि इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले 1919 के पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही सदन था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। इसमें क्या है कि प्रांत या राज्य स्तर में परिवर्तन, ये प्रांत और राज्य स्तर में क्या क्या परिवर्तन हुए इसको हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले नाम में परिवर्तन। अब प्रांतीय परिषद को विधान परिषद कहा जाने लगा। प्रांतीय परिषद को अब विधान परिषद कहा जाने लगा। अब क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरुआत हुई और इस शासन को 2 विषयों में बांटा गया था।
दो विषय, पहला था आपका आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। और ये आरक्षित विषय जो था इसमें राजस्व से संबंधित कार्य होते थे और इसका संचालन कौन करता था? तो इसका संचालन वायसराय द्वारा मनोनीत प्रांतीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा होता था और सदस्य जो थे वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। अब दूसरा हम लोग आते हैं हस्तांतरित विषय। इसमें क्या क्या था? तो इसमें इसके अंतर्गत आता था शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आता था और इसका संचालन जो है वो प्रांतीय मंत्रिमंडल के निर्वाचित भारतीय सदस्यों के द्वारा किया जाता था। इसमें कौन करता है? इस पर ध्यान रखेंगे कि ये हस्तांतरित विषय जो है इसमें प्रांतीय विधानमंडल जो होता था उसके भारतीय सदस्यों के द्वारा होता था और ये सदस्य जो थे ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे, जबकि आरक्षित विषयों में ये जो सदस्य थे ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। इसको ध्यान में रखेंगे। तो अभी हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग, इसका क्या किया गया? प्रावधान किया गया और ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1926 में, जिसके अध्यक्ष थे E.M. वाइट। अध्यक्ष कौन थे? तो E.M. वाइट थे। तो अभी हम लोगों ने 1919 के अधिनियम के तहत जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते थे उसको हम लोगों ने पढ़ा, समझा। इसके बाद जो है 1935 का अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं उसको हम लोग जो है पढ़ने का उसको पढ़ेंगे अच्छे से। और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।